कक्षा 12 के इलेक्टिव के विद्यार्थियों का ई-एडु स्टार हिंदी पर स्वागत है। आज मैं प्रमोद कुमार, आपका ऑनलाइन शिक्षक, आपके लिए लेकर के आया हूँ अंतरा भाग 2 से कक्षा 12 के लिए पाठ 3 में कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता मैंने देखा एक बूंद। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत सुंदर कविता है और हम लोग इसके कठिन शब्दों को जानेंगे, इसके विश्लेषण को जानेंगे और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इसके शिल्प को और इसके काव्य सौंदर्य को। आगे से बढ़ने से पहले लाइक करने में कंजूसी न करें और अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की यह कविता। कविता का शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद और कवि अज्ञे जी। यह कविता आपके सामने है स्क्रीन पर। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो बस यह छोटी सी कविता है, कुछ ही पंक्तियों की कविता है। इसमें जो कठिन शब्द हैं पहले जरा हम लोग इसको देख लें। देखिए, विराट मतलब बहुत बड़ा, संसार के लिए या ब्रह्म के लिए भी इसका उपयोग यहाँ कवि ने किया है। आलोक का मतलब प्रकाश, उन्मोचन मतलब मुक्त करना, नश्वरता नष्ट होने के गुण को नश्वरता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अब जरा पंक्तियों के साथ साथ कविता की व्याख्या को देखते चलें कि कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, कविता का भावार्थ क्या है और कवि की जो पंक्तियां हैं। देखिए, कविता जो होती है, कविता कवि उसमें थोड़ी गीतात्मकता ला करके लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए कविताओं की रचना करता है। और हम लोग जब उसको गद्य के रूप में उसके अर्थ को पढ़ते हैं तो उसका सामान्यीकरण करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सामान्यीकरण इसका करें। तो कवि कहते हैं मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैंने देखा, किसने देखा? कवि ने देखा। क्या देखा? कि सागर के झाग से एक बूंद अचानक उछली। समुद्र के किनारे लगता है कवि बैठे होंगे और ऐसे में समुद्र में जब लहरें आती हैं तो झाग सा बनता है और पानी के बूंद इधर उधर उठते हैं। तो कवि उसी बात को करते हैं और कहते हैं कि मैंने सागर के झाग से एक बूंद को अचानक उछलते हुए देखा। आगे कहते हैं कवि फिर अपनी कविता में, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो वह बूंद जो है वह क्षण भर में, बहुत कम समय के लिए ढलते सूरज की आग से रंग गई। अर्थात ढलता सूरज मतलब अस्त होता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, और उसकी जो लालिमा होती है उसका रंग लाल होता है और उस लाल रंग के प्रभाव में आकर के वह जो पानी की बूंद है वह लाल हो गई। तो कवि को इसको देखकर कुछ दार्शनिक विचार उनके मन में आते हैं। क्या आते हैं? उन्हें वे अगली पंक्तियों में कहते हैं, सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है इस दृश्य से, मुझे यह तथ्य दिखाई दे रहा है कि सूने विराट के सामने, ये समुद्र जो है विराट है, तो उसके सामने प्रकाश का जो प्रत्येक स्पर्श है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का जो स्पर्श उस बूंद को मिला, उसने उसमें एक अपनापन भर दिया, उसमें एक अपनापन भर दिया। और यह अपनापन जो है
है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इस अपनापन ने उस बूंद की नश्वरता को, चूंकि बूंद समुद्र से निकली थी और फिर समुद्र में जाकर के समा गई, तो यहाँ कवि कहते हैं कि लेकिन इस थोड़े से समय में जो स्पर्श मिला उसे सूर्य के प्रकाश का, इससे जो उसकी लालिमा थी, इसने उसके नश्वरता के दाग से उसको मुक्ति दे दी है। तो इस कविता में जो कवि हैं अज्ञेय जी, उनके द्वारा समुद्र से अलग हुई जो बूंद है, उसकी क्षण भर की चमक देखने के कारण उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि व्यक्ति जो है वह नाशवान है और उसे विराट में विलीन हो जाना है, संसार में या ब्रह्म में उसे विलीन हो जाना है। लेकिन कम समय के लिए ही, अल्प समय के लिए भी अपने पृथक अस्तित्व का अगर वह निर्माण कर लेता है, तो उसके द्वारा जो नष्ट होने का भाव है उससे वह मुक्त हो जाता है, अर्थात नश्वरता से उसको मुक्ति मिल जाती है, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो व्यक्ति का जीवन है वह भले छोटा है, लेकिन अपने छोटे से जीवन में कोई विशिष्ट कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वह इस विराट संसार में अमर हो जाता है। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ बेहतर श्रेष्ठ करके इस संसार, नश्वर संसार में जहाँ उसकी नश्वरता जगजाहिर है, उसमें वह कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वह इस नश्वरता के बोझ से मुक्त हो जाए, इस नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाए और वह अमर हो जाए, अमरत्व को प्राप्त कर ले। तो छोटी सी लेकिन सुंदर कविता, सुंदर भावों वाली कविता, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। आइए हम अब इसके शिल्प पक्ष को देखते हैं, जो कि आपको मदद करेगा इस प्रश्न से संबंधित सप्रसंग व्याख्या को उत्तर लिखने में, और साथ ही साथ इस अध्याय से संबंधित यदि कविता का अंश दिया गया काव्य सौंदर्य लिखने में, तो उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, कवि इन पंक्तियों के अज्ञेय हैं, यह मैं बता चुका हूँ। दूसरे बिंदु पर हम आते हैं, तो यहाँ जीवन की क्षण भंगुरता जो होती है, जीवन नश्वर होता है, कम समय के लिए जीवन मिलता है, तो इस जीवन की क्षण भंगुरता को कवि ने प्रस्तुत किया है। जैसा आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों की भाषा जो है वह तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। तत्सम यानी संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में सीधे सीधे ले लिए गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इन पंक्तियों में भी तत्सम शब्दों का प्रयोग है, जैसे कि उन्मोचन, नश्वरता, विराट। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भाषा सरल है, सजीव है और प्रवाहमय है। एक कवि की भाषा में प्रवाहमयता होनी ही चाहिए, और कवियों की भाषा बिल्कुल सजीव होती है, सरल भाषा भी है। अगला जो इन पंक्तियों की विशेषता को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ बूंद और सागर जो है वो प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाया गया है। किस चीज़ का प्रतीक है, प्रश्न भी इससे संबंधित पूछता है, हम लोग तुरंत अभी देखेंगे। तो बूंद जो है यहाँ मनुष्य का प्रतीक है, और सागर जो है वह संसार का प्रतीक है। यहाँ शब्द की लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्द की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बारे में विस्तार से अपने किसी ऑनलाइन कक्षा में समझाऊंगा, लेकिन कविताओं में अधिकांशतः लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ भी कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। अब देखिए, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, इससे अधिकांशतः एक ही प्रश्न मुख्यतः आता है, ऐसे और भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक मुख्य प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो अभी मैंने शिल्प के बारे में बताते हुए यह बताया कि सागर और बूंद दोनों प्रतीक के रूप में उपयोग में लाए गए हैं, और सागर जो है वह किस चीज़ का प्रतीक है, वह है
संसार का प्रतीक और बूंद जो है वह मनुष्य का प्रतीक है। तो इस कविता में कवि ने बूंद के माध्यम से मनुष्य को और उसकी इसके बाद उसकी नश्वरता को और सागर के माध्यम से पूरे संसार को सामने रखने का प्रयास किया है। और इसके माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वह नश्वर है और उसको नष्ट होने के बाद संसार में विलीन हो जाना है। उसकी मृत्यु के बाद वह संसार में विलीन हो जाता है, लेकिन वह अगर कुछ अच्छा कर्म करता है तो फिर वह अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से यह सुंदर सी कविता से संबंधित यह कक्षा समाप्त होती है। उम्मीद है कक्षा आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।